हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर अमेजिंग चैनल आईक्यू क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 आईसी का बोर्ड पेपर। अच्छा, कौन सा बोर्ड पेपर? 2024 का। ये बोर्ड पेपर उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो 2025 में अपना बोर्ड पेपर देंगे। तो उनको लास्ट ईयर मतलब लास्ट 5 इयर्स के या लास्ट ईयर बोर्ड पेपर पता होना चाहिए ना बच्चों की, कैसा आता है, उसका मेथड क्या है, क्वेश्चन ऑफ पैटर्न के क्वेश्चन लेवल्स क्या है। तो वही सब बात करेंगे। चलो सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में हमारा फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, तो ए बी सी डी। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं। इसके ए के पार्ट में 4 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4। पहले पार्ट में क्या कह रहा है? फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। अच्छा, रेट कांस्टेंट पूछ रहा है और कह रहा है द रिएक्शन इज ऑर्डर, मतलब रिएक्शन का ऑर्डर पूछ रहा है और उसका इनिशियल कंसंट्रेशन कैसा होगा, मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन है या वो डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, यही पूछ रहा है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देते हैं, ये सेकेंड पर सेकेंड, यानी यहाँ पे जो पर सेकेंड दे रहा है इसका मतलब यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर। क्यों, कैसे? मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकेंड। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ तो 1 1 0 हो जाएगा, यानी पर सेकेंड, यानी यूनिट क्या हो गई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। ठीक है, ये हमको पता चल गया। अब कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर का इनिशियल कंसंट्रेशन बच्चों कैसा होता है? डिपेंडेंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? और यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंडेंट होता है। इसकी इस यूनिट से आप किसी भी यूनिट का ऑर्डर निकाल सकते हो। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब आगे क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है EDTA इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। EDTA हमेशा जो इसका मेन ट्रीटमेंट होता है वो होता है हमारा लेड पॉइजनिंग। क्या होता है बच्चों? लेड पॉइजनिंग। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। सिस्प्लैटिन हमारा यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। सिस्प्लैटिन हमारा किसमें यूज होता है? कैंसर। इसको लिखते कैसे बच्चों? सिस्प्लैटिन, जो यहाँ पे प्लैटिनम होता है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों 2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 2 होती है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। इसके थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? द एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल टू क्लोरोफॉर्म प्रिवेंशन द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन गैस। कौन सी गैस का फॉर्मेशन मतलब प्रिवेंशन होता है? फॉस्जीन गैस का। और इट कन्वर्ट टू द हार्मलेस कंपाउंड, वो क्या होता है हमारा? इथाइल कार्बोनेट, यानी C2H5 का होल ट्वाइस, और कार्बोनेट यानी CO3। कैसे? यहाँ पे ध्यान देते हैं, क्योंकि जो फॉस्जीन गैस होती है बच्चों, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करके, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करती है? COCl2, यानी फॉस्जीन गैस की क्लोरोफॉर्म है। ऑक्सीजन प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्लोरोफॉर्म वो फॉस्जीन गैस बन रही है। अब इस फॉस्जीन को मतलब फॉस्जीन गैस का प्रिवेंशन, इसको हम रोकने के लिए हम इसमें ऐड कर देते हैं इथेनॉल। फिर किसका हार्मलेस कंपाउंड कौन सा होता है? किसका प्रोडक्शन होता है? C2H5 का होल ट्वाइस कार्बोनेट। ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? देयर डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल कंसंट्रेटेड। देखो अगर टेम्परेचर कम है तो हमारी किसकी फॉर्मेशन होगी? हमारी ईथर की। और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो किसकी फॉर्मेशन होगी? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी इथीन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे ध्यान देते हैं, अगर टेम्परेचर कम है तो हमारा ईथर की फॉर्मेशन होगी, डाई इथाइल ईथर। और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो हमारा इथीन, यानी यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 की फॉर्मेशन हो जाती है। सभी को अच्छे से ध्यान देगा। अब यहाँ पे 1 के बी की बात करते हैं। सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ड्राई सेल। ठीक है, कह रहा है देखो ड्राई सेल की एक बात ध्यान रखना, ड्राई सेल हमारा प्राइमरी सेल होता है, सेकेंडरी सेल नहीं होता। ये सिर्फ एक बार यूज होता है, इसके बाद ये अगर डिस्चार्ज हो गया तो ये सेल खराब हो जाता है। और इसमें जिंक रॉड का हम लोग यूज करते हैं एज अ एनोड। इतनी बात क्लियर रहेगी। मतलब जिंक कंटेनर एक्ट एज अ एनोड इन ड्राई सेल, हमारा पी ऑप्शन सही हो गया। जिंक कंटेनर टचेस द पेस्ट MnO2 एंड कार्बन, नहीं है, हमारा ऑप्शन गलत होता है। ड्राई सेल कैन बी चार्ज इजिली, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। अभी मैंने बोला ना, एक बार अगर यूज होता है दोबारा हम उसको चार्ज नहीं कर सकते, जैसे हमारे रिमोट वाले सेल, जैसे हमारे घड़ी वाले सेल। ग्रेफाइट रॉड एक्ट एज अ कैथोड इन ड्राई सेल, हाँ ये बात सही है, क्योंकि हमें कैथोड में क्या चाहिए, वो हम लोग ग्रेफाइट रॉड यानी कार्बन रॉड का यूज करते हैं। तो हमारा पी और एस सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात कर रहे हैं द मेटल कॉम्प्लेक्स दैट इज पैरामैग्नेटिक, मतलब उस कंपाउंड जो मेरे पास मेटल है, इसके इसके डी ऑर्बिटल में जो है क्या कहते हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक शो करेगा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी है। अगर आप लोग बाकी भी सॉल्व करके देखोगे तो फिलहाल कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। मैं ऑप्शन नंबर डी की बात करता हूँ। कैसे? यहाँ पे ध्यान देते हैं, जैसे NH3 है, NH3 हमारा क्या होता है बच्चों? न्यूट्रल लिगेंड होता है। क्या न्यूट्रल लिगेंड होता है? इसकी हमको वैलेंसी दे रखी हुई Cu2+। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, 2+ यानी 4s1 3d10 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, यानी 3d9 बचा। अब डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5
6, 7, 8 और 9, यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। व्हेन KMnO4 इज हीटेड विद ऑक्सैलिक एसिड। देखो ऑक्सैलिक एसिड से आपको समझ आना चाहिए, ऑक्सैलिक एसिड होता है C2O4। जब हम लोग KMnO4 की जब रिएक्शंस पढ़ते हैं, एसिड वाली रिएक्शंस पढ़ते हैं, एसिडिक रिएक्शंस पढ़ते हैं, तो उसमें MnO4 माइनस जो होता है बच्चों को चेंज हो जाता है Mn2 प्लस में, इतनी बात ध्यान रखना। और इसमें कोई भी कंपाउंड होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, देखो खुद रेड्यूस हो रहा है तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है CO2 में, यानी यहाँ पे जो ऑक्सैलिक एसिड है C2O4 माइनस, ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, ठीक है। तो यानी यहाँ पे कौन से बबल्स की फॉर्मेशन होगी, CO2 में। और चलो इसकी रिएक्शंस भी देख लेते हैं, अगर जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एसिडिक रिएक्शन होती है H+ के फॉर्म में, अगर एसिडिक रिएक्शन है तो वाटर निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। अब इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, इधर 2+, तो हमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। इधर देखो 1 इलेक्ट्रॉन और ये रहा 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। इधर सिर्फ 2 चार्ज है, तो इसीलिए हम लोग इसमें 8H+ ऐड कर देते हैं, जिसमें 8 और -6 तो हमारे पास 2 बचेगा ना, तो यहाँ पे इसीलिए 2+ हो गया, इधर भी 2+ हो गया, इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। अब यहाँ पे C2O4 2-, देखो ऑक्सैलिक एसिड होता है ये होता है बच्चों ऑक्सैलिक एसिड। हमें आयंस में देख रहे हैं तो हम लोग ने C2O4 2- लिख दिया बस, और ये कन्वर्ट हो गया CO2 में और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। यहाँ तो कोई भी डाउट है नहीं ना। अब इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, बस। तो फिर ऐसे ही ऐसे सिंपल ऐड करके हम लोग ने रिएक्शन लिख दी, दैट्स इट। सभी कुछ समझे, चलो आगे ध्यान देते हैं। द रिएक्शन ऑफ इथेनामाइड विद एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन गिव्स इथेनामाइड CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इसको कहते हैं बच्चों इथेनामाइड। और एल्कोहलिक यानी NaOH और एल्कोहलिक, ठीक है। अब यहां से होता क्या है बच्चों, जब भी, और ब्रोमीन दे रखा है ना Br2, इसको बोलते हैं हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। कौन सी रिएक्शन, हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अब ये डिग्रेडेशन का मतलब यहाँ पे यानी कार्बन चेन लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर कार्बन चेन लेंथ अगर कम हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि कार्बन चेन लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, यानी यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन का फॉर्मेशन होगा, यानी मिथाइल अमीन। और हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन फॉर्मेशन ही करता है 1 डिग्री अमीन का। किसका फॉर्मेशन करता है, 1 डिग्री अमीन का। बाय प्रोडक्ट से अभी हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब था मिथाइल अमीन से, तो हमने मिथाइल अमीन यानी मिथेनमाइन का फॉर्मेशन किया। अब कह रहा है एन इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट EnB ऑन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इतना इतना, और इसका रेशियो नॉर्मल स्टेट कह रहा है, और स्टेट ऑफ बी पूछ रहा है क्या होगा, एसोसिएशन वगैरह वगैरह सब पूछ रहा है। एक बात ध्यान रखनी है, अब देखो हमको 2 का रेशियो दे रखा है, इसका मतलब डेल्टा TF में ए का ले लेता हूँ अपॉन में डेल्टा TF में बी का ले लेता हूँ, ये 2:1 दे रखा है। अब मैं इसको सिंपल होल नंबर रेशियो करता हूँ, तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 1/2 आ जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर, यानी मेरे पास जो ए का आ रहा है वो 1 आ रहा है, और जो बी का आ रहा है वो 2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये सब किसके इक्वल होंगे, ये सब बॉन्ड फैक्टर के इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे, बॉन्ड फैक्टर के इक्वल होंगे, यानी आई के इक्वल होंगे। तो अगर आई मेरा 1 के बराबर है तो नॉर्मल स्टेज है, आई अगर मेरा 1 से कम है तो एसोसिएशन होगा, और अगर आई मेरा 1 से ज्यादा है तो डिसोसिएशन होगा। अब मेरा बी क्या था, बी मेरा क्या आ रहा था, हाफ आ रहा था, तो मेरा आई क्या हो गया, 1 से कम हो गया, यानी किसमें चला जाएगा, एसोसिएशन, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे असर्शन की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, assertion on reason the number of dilution per increases। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक कंटेनर है, अब इसमें तुमने A+ और B+ के मॉलिक्यूल्स तुमने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब पहले तो तुम्हारे पास था मान लेते हैं 1 बीकर पानी था, अब तुमने वही आयंस को एक स्विमिंग पूल में कर दिया, तो यानी डाइल्यूशन तो बढ़ गया ना, लेकिन नंबर ऑफ आयंस तो सेम रहे। डाइल्यूशन बढ़ा, नंबर ऑफ आयंस तो कम हो गए ना भाई, पहले वो उसमें उतने थे, अब पूरे उतने में तो बहुत ही कम दिखेगा ना, यानी डाइल्यूशन बढ़ाने से नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी तो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, यानी तुम वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो तो नंबर ऑफ आयंस फिर भी कम हो जाएंगे, इसीलिए कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, और ऑन डाइल्यूशन द नंबर ऑफ वॉल्यूम दोनों इंक्रीज, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व द रिएक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड्स एंड अमोनिया, ठीक है। जो अमोनोलिसिस होता है वो एक एल्काइल हैलाइड और अमोनिया की प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ से होता क्या है, यहाँ से RnH2 बन जाता है और HCl की फॉर्मेशन हो जाती, फिर वापस से ये रिएक्ट करता है एल्काइल हैलाइड के साथ, तो RnH और R बन जाता है, फिर एक HCl निकल जाता है, अभी भी इसके पास एक H है रिप्लेसेबल, तो एक और रिप्लेस हो सकता है, तो फिर RnR और R बन सकता है। इसका मतलब 1 डिग्री भी बन रहा है, 2 डिग्री भी बन रहा है, और 3 डिग्री भी बन रहा है। यहाँ तक हम लोग को बात अच्छे से क्लियर हो गई। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है, और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, अमोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड प्रोड्यूसेस सेकेंडरी अमीन, नहीं, अभी तीनों बनाने दिखाया था ना, यानी ऑप्शन नंबर असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स।
ठीक है। अब इसकी कह रहा है रीड द पैसेज गिवन केयरफुली, ठीक है। टू सॉल्यूशन दे रखा हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसका मतलब ऑस्मोसिस की बात कर रहा है, मैं इतनी बात ध्यान रखता हूँ। अच्छा ठीक है। और समर रिमूव द आउटर शेल ऑफ टू डिफरेंट एग्स व्हाइल कुकिंग एट होम, ही देन प्लेस्ड वन एग इन प्योर वाटर एट द रेस्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाइट लिक्विड टू ऑब्जर्व। देखो पहली बात, अगर आप एग को आप प्योर वाटर में डालोगे तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अगर एग को आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन डालोगे, इसका मतलब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट है, वो सॉल्यूट के मतलब उसमें से क्या करता है, वाटर के अमाउंट को बाहर कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है। ज्यादा क्लियर हो गया। कह रहा है विद सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, जहां पे सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक। तो यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, तो वहां पे सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, दोनों साइड जो है कंसंट्रेशन सेम है, यानी जो वॉल्यूम है वो सेम है, ठीक है। वॉल्यूम की बात किया मैंने 1.166%, इसका मतलब ये 1.166 ग्राम की बात कर रहा है इतने सॉल्यूशन में यूरिया के, ठीक है। और मोलर मास कैलकुलेट करने की बात कर रहा है। अच्छा यहाँ पे मास मतलब उसकी प्रेशर की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा। अच्छा जितना मैंने कुछ बोला है सब पूरा ऊपर थ्योरी लिखा है, तो आराम से पढ़ लेना है। बात करते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल की, तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, क्योंकि ऑस्मोटिक वो आइसोटोनिक है ना, तो दोनों कंसंट्रेशन तो सेम हो जाएगा, मतलब उसका वो सेम हो जाएगा, वॉल्यूम भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ से अब सी हमारा क्या है, कंसंट्रेशन यूनिट यानी मोलैरिटी है, ठीक है। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, उसका मास दे रखा था, इसका मॉलिक्यूलर मास पूछना था, तो यहाँ से एम हम लोग ने इजिली फाइंड कर लिया, ठीक है। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड फिनॉल। देखो एक बात ध्यान रखनी, इथेनॉल हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है और फिनॉल हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, एक डिफरेंस पता चल गया। दूसरा, इथेनॉल हमारा फेरिक क्लोराइड टेस्ट नहीं देता है और फिनॉल हमारा फेरिक क्लोराइड टेस्ट देता है, इतनी बात पता चल गई, ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन नहीं देता है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन करता है, इतनी बात पता चल गई। तो तीन डिफरेंस है, एक ही तो लिखना है, कुछ भी लिख देना यार। और देख लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, ये रहा फिनॉल, फेरिक क्लोराइड के साथ टेस्ट दिखा है तो वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स देता है और ये रिएक्शन नहीं देता है। इसका फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे Fe की वैलेंसी है 3+ क्योंकि फेरिक है, और बचा हुआ यहाँ पे O-, तो प्लस माइनस ने रिएक्ट किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया वैलेंसी का, तो यहाँ पे 3 आ गया बस, ठीक है। क्योंकि फिनॉक्साइड के ऊपर कितना चार्ज होता है, O-, तो O- इधर एक के पास चला गया बस। अब क्या कह रहा था, इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, गिव अ केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड इनटू सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। देखो अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ किसी भी अदर एल्डिहाइड के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो हम लोग को मिलेगा 2nd डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो 3rd डिग्री अल्कोहल कहां से मिलेगा, वो मिलेगा हम लोग को कीटोन से, वो कहां से मिलता है, कीटोन से मिलता है, ठीक है। और कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड है, सॉरी एसिटल्डिहाइड है, तो यहाँ से इसकी ब्रेकिंग कैसे होती है, ये रहा माइनस ये रहा प्लस, ठीक है। ग्रिग्नाट रिएजेंट माइनस प्लस, ग्रिग्नाट रिएजेंट माइनस प्लस, इसकी ब्रेकिंग कैसे होती है, RMgX, तो ब्रेकिंग होती है ये रहा माइनस ये रहा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके पास है माइनस इसके पास है प्लस, इसके पास है माइनस इसके पास है प्लस, तो माइनस वाला जाएगा प्लस के पास, तो देखो इस तरह ये पूरा बन गया, और प्लस वाले के ये रहा माइनस इसके पास, तो ये यहाँ पे था प्लस, तो ये इसके साथ आके अट्रैक्ट हो जाएगा, देखो इस तरह। जब भी ग्रिग्नाट रिएजेंट का एडिशन किसी भी फाइनल प्रोडक्ट में हो जाता है तो उसका हम लोग मतलब किसी भी ग्रिग्नाट रिएजेंट का एडिशन किसी अगर उस मेन प्रोडक्ट में हो जाता है तो उसका फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग कराते हैं हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ से माइनस प्लस वाटर की ब्रेकिंग प्लस माइनस, तो यहाँ से किसके पास चला जाएगा, इसके पास, तो देखो OH बन गया ना। जो कार्बन मेन फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो हमारा क्या कहलाता है, 2nd डिग्री अल्कोहल। सभी को अच्छे समझ आए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, जिंक कैडमियम मर्करी आर कंसीडर एज डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए उसकी एक मेन प्रॉपर्टी शो करता है, वो शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या शो करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब उसके पास कहीं ना कहीं तो उसको मेन ऑक्सीडेशन स्टेट तो उसको शो करनी पड़ती है, इसका मतलब उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है, या तो उसकी मेन स्टेट में हो या तो उसके एक्साइटेड स्टेट में हो। कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैग्नीज का ले लेते हैं। मैग्नीज होता है 25, ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं 4s2 3d5,
अब इसकी मेन ऑक्सीडेशन स्टेट 2, तो अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 में से निकाल देंगे तो 3d5 बचेंगे ना, यानी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं यार, बहुत ज्यादा है। अब जिंक का देख लेते हैं, क्योंकि जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये एक ही साथ एक ही, मतलब ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है और ये 5D सीरीज है, ये सब एक के बाद एक नीचे एक के साथ एक ग्रुप में पाए जाते हैं, ये सब एक एक सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो अगर जिंक के पास भी एक भी मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो ट्रांजिशन नहीं है, सेम एज कैडमियम एज सेम एज मरकरी। क्यों? क्योंकि जिंक का होता है 4s2 3d10। अगर वैसे भी नहीं थे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन इसकी मेन ऑक्सीडेशन स्टेट में देखता हूँ 3d2 Zn2 प्लस, सॉरी, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3d10, तब भी 10 जो है पूरे फुलफिल्ड कर रहा है, 2 2 2 4 और 2 4 2 5 2 6 2 8 2 10, तो यहाँ पे सारे सारे फुलफिल्ड हो रहे हैं, तो एक भी अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन वैसे भी नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है और डी ब्लॉक एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट पॉसेस ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बिकॉज दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, और इनके चार्ज और साइज कहते हैं हाई डेंसिटी में रहते हैं ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाय गिविंग केमिकल इक्वेशंस फॉर ईच इथाइल ब्रोमाइड टू डाई इथाइल ईथर। इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br और डाई इथाइल ईथर क्या होगा, C2H5O C2H5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग विलियमसन सिंथेसिस वाली रिएक्शन अगर यहाँ पे करा दें, कौन सी रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, यहाँ से क्या होता है, उसको हम लोग कराते हैं रोना के साथ, यानी आर एल्काइल ऑक्सीजन और सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ से होता क्या है, देखो NaBr का रिमूवल हो जाता है और ये ऑक्सीजन C2H5 और ये C2H5 जुड़ के क्या बन जाता है, C2H5, यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन है बच्चों, ध्यान रखना क्या है, ऑक्सीजन है, ध्यान रखना, और क्या बन जाता है, NaBr की फॉर्मेशन हो जाती है। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन C2H5। ठीक है, हम लोग इसके अब सेकंड पार्ट में देख लेते हैं, फिनॉल टू सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, फिनॉल का स्ट्रक्चर इस तरह और सैलिसल्डिहाइड का स्ट्रक्चर इस तरह, बस खाली यहाँ पे क्या लग जाता है, CHO ग्रुप लग जाता है। अच्छा, ये कौन सी रिएक्शन है, रायमन टैनमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, रायमन टैनमान रिएक्शन। अब देखो, जो बच्चे एग्जाम के एक दिन पहले, 1 घंटे पहले देख रहे हैं, उनको अगर याद नहीं होती, वो कन्वर्जन आ जाता है, आप लोग क्या करना है, सिर्फ ऐसे एरो बनाना है। पहले पे लिखना है आपको क्लोरोफॉर्म CHCl3, दूसरे पे लिखना है आपको NaOH, और तीसरे पे आपको कर देना है इसका हाइड्रोलिसिस। बस अगर इतना करके आप डायरेक्ट सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देते हो तो भी एकदम सही है, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इतना ही कर देना, इतना ही काफी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पे क्या कह रहा है, जर्कोनियम एंड हाफनियम आर डिफिकल्ट टू सेपरेट बिकॉज ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो जाएगा, ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाती है, पुअर शील्डिंग हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस की तरफ आने लगते हैं, मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट होने से साइज छोटा होता है, तो जो ZR और HF है, इनके बीच का जो साइज है वो ऑलमोस्ट बराबर दिखने लगता है, इसलिए। अब कह रहा है सॉल्ट ऑफ क्यूप्रिक आयन आर कलर्ड एंड वाइल सॉल्ट ऑफ क्यूप्रस आयन आर कलरलेस। क्यों, Cu होता है 29, तो कैसे लिखते हैं, 4s1 3d10 लिखते हैं। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, Cu प्लस बनाना है, तो 3d10 तो फुल फील्ड है ना, तो स्टेबल रहेगा। अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे Cu2 प्लस, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बचेगा। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है, इसका मतलब ये कलर शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, बेंजीन टू बाइफिनाइल। भाई बेंजीन है, बेंजीन में अगर मैं क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन करवा देता हूं तो मुझे एक एल्काइल बेंजीन मिल जाएगा इस तरह। फिर अगर ये वुड फिटिंग रिएक्शन नहीं, अब मैं इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करा देता हूं, तो 2 सोडियम 2 ये, तो 2 NaCl निकल जाएंगे और 2 बेंजीन आके इस तरह जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइफिनाइल। ठीक है, अब आइडोफॉर्म को एसिटाइलिन बनाना है, आइडोफॉर्म CHI3, एसिटाइलिन यानी क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। अब CHI3 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, CHI3 1 2 3, इसको मैं रिएक्ट कराता हूं Ag के साथ, और इधर भी यही करता हूं, आयोडीन 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 1 2 3, और ये रहा CH। तो यहाँ से क्या होता है, ये पूरा कंपाउंड रिमूव हो जाता है, और इधर जो CH और इधर जो CH बचता है वो ट्रिपल बॉन्ड यानी एसिटाइलिन का फॉर्मेशन कर रहा है। और कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये देखो इस तरह, इसको नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, गिव द मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिकल वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड इन द गैल्वेनिक सेल थ्रू अंडर कंडीशन। यानी यहाँ पे डेल्टा G की बात कर रहा है, तो डेल्टा G नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का NF E नॉट सेल। ठीक है, हमें E नॉट सेल पता चल जाए, N तो हमको पता चल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन कर रहा है, F यानी फराडे, तो E सेल हमें पता चल जाए। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमें सॉल्वेज के फॉर्म में उसने रिएक्शन दे रखी, यानी पहले ऑक्सीडेशन होगा फिर रिडक्शन होगा। तो मेरे पास जो फॉर्मूला होता है मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ बच्चों,
ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई एनोड, मतलब ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड। मैं तो इसी को फॉलो करता हूं और मेरा आसानी से इससे आंसर भी आ जाता है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ध्यान दो कि Zn2 प्लस से Zn जा रहा है यानी रिडक्शन कर रहा है, तो मैं इसका साइन चेंज कर दूंगा, तो प्लस का कर लूंगा 0.76, ठीक है, प्लस साइन का, बीच में प्लस लगाया था ना एनोड प्लस कैथोड, तो वही चीज है। यहाँ पे रिडक्शन है, यहाँ पे जाहिर सी बात है जो चीज यहाँ पे वही चीज यहाँ पे, तो मैं एज इट इज इसकी वैल्यू पुट अप कर दूंगा। तो यहाँ से मेरे पास ई नॉट सेल कितना आ गया 1.56 आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट अप करी, मेरे पास आंसर ही आ गया। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, यहाँ पे डेल्टा जी नॉट रहेगा, ठीक है। अब कह रहे हैं इथॉक्सी इथेन डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बट इथेनॉल डज। वो इसलिए बच्चों क्योंकि जो इथॉक्सी इथेन है ये सोडियम के साथ इसलिए रिएक्ट करता है क्योंकि सोडियम हमेशा आयनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है पहली बार, या फिर जिसके पास प्रोटॉन होते हैं H प्लस डोनर होता है एसिड के साथ, उसके साथ रिएक्ट करता है। अब इथॉक्सी इथेन है ये इनर्ट है, अनरिएक्टिव है, इसके पास ना प्रोटॉन है ना ही आयनिक कंपाउंड है, तो इसके साथ ये रिएक्ट नहीं करता है। इथॉक्सी इथेन विद कंसंट्रेटेड HI एट 373। देखो ये क्वेश्चन पता नहीं आप लोगों को कैसा कहीं से पढ़ा हो या आप लोग पता नहीं कैसे पता हो, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। ये पेपर में मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लॉज है, इसमें थोड़ा सा गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी कंसंट्रेटेड HI के साथ रिएक्ट करता है 373 केल्विन के साथ, तो हमेशा जो फॉर्मेशन करता है वो करता है C2H5I, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5I की फॉर्मेशन करता है। और अगर मेरे पास ये कंसंट्रेटेड नहीं है, एक्वस है, यानी हॉट नहीं कोल्ड है, भाई 373 टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब मैंने इसको टेम्परेचर कम किया, कोल्ड थोड़ा सा किया, तो किसकी फॉर्मेशन करता है C2H5OH की फॉर्मेशन करेगा और C2H5I की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो इथॉक्सी इथेन C2H5O C2H5 है ना। अब देखो 4 कार्बन है और यहाँ पे देखो कितने कार्बन की फॉर्मेशन हो रही है, C2H5 2 कार्बन और यहाँ पे देखो CH3HI मतलब CH3I, तो यहाँ पे 1 कार्बन यानी 3 कार्बन की फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ पे 4 कार्बन, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसीलिए वजह से मुझे क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत लग रहा था यार। यहाँ पे ध्यान दो, ये था ये वो रिएक्शन है जो पेपर में कह रहे हैं कि भाई इस तरह बनेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि रिएक्शन इस तरह ही होनी चाहिए। अगर हॉट कंसंट्रेटेड है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन के बनेंगे, और अगर नहीं है कोल्ड के फॉर्म में, एक्वस के फॉर्म में, तो इसको 2 मॉलिक्यूल और यहाँ पे इस तरह फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब कह रहा था मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा हुआ है, बी है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दे रखा, ए से ये बनेगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन करने पे, ठीक है। अब कह रहा है ऑन ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है ना, इसलिए कंपाउंड बी पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब 4 है तो ब्यूटेन होगा, इसका मतलब CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। हाँ भाई यही तो अल्फा हाइड्रोजन है जो कि क्या कहते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट देगा पॉजिटिव, तो इसका मतलब बी हमारा कीटोन हो गया, तो ए हमारा एल्कोहल होगा जो ऑक्सीडेशन करने पे बी की फॉर्मेशन कर रहा है, और बी हमारा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट तो देगा, ठीक है। अब उसको हम लोग बी को रिएक्ट करा रहे हैं, यानी कीटोन है, कीटोन CH3 MgBr के साथ रिएक्ट करके, अभी ऊपर बताया था एल्डिहाइड को छोड़ के अगर कीटोन रिएक्ट कर रहा है तो 3 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे ध्यान देते हैं इस तरह, ये रहा मेरे पास एल्कोहल, ये रहा मेरे पास कीटोन, ब्यूटेनोन पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है। अब इसकी हम लोग CH3 MgBr के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हम लोग 3 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन हम लोग को मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूब, अच्छा ठीक है, यानी वॉल्यूम दे रखा है। एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, प्रोटीन 1.26 ग्राम, यानी हमको क्या दे रखा हुआ है, मास दे रखा हुआ है। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई हम लोग को देखो इतना दे रखा हुआ है, तो पाई भी दे रखा हुआ है, सब कुछ तो दे रखा हुआ है। मॉलिक्यूलर मास ही तो फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे ध्यान दो, ये था नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इनटू आर इनटू टी। हम लोग को क्या पाई हमने इधर ले लिया, मास हमने उधर कर दिया, तो सबकी वैल्यूज पुट अप करी, हम लोग ने मास आंसर निकाल लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, बेंजील्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनॉल्डिहाइड, कैसे? और यहाँ पे ध्यान देते हैं बेंजील्डिहाइड का स्ट्रक्चर इस तरह होता है ना, C डबल बॉन्ड OH, इसी तरह तो होता है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, C डबल बॉन्ड OH, या फिर इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और ये इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है CH3 CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। देखो बेंजील्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनॉल्डिहाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टुवर्ड SN1 रिएक्शन। अब यहाँ पे क्यों? क्योंकि देखो जो भाई न्यूक्लियोफाइल है इसको चाहिए एक पॉजिटिव चार्ज, इसको चाहिए पॉजिटिव चार्ज,
तो पॉजिटिव चार्ज यहां से मिलेगा, इसके ऊपर आता है डेल नेगेटिव, इसके पास आता है डेल पॉजिटिव, इसके पास आता है डेल नेगेटिव, इसके पास आता है डेल पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे उसको बेटर अटैक करना, यहाँ पे रहेगा कि यहाँ पे रहेगा? हमें क्वेश्चन से तो पता चल गया कि वो यहाँ पे अच्छा अटैक करेगा और यहाँ पे अच्छा अटैक नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास जो प्लस चार्ज आ रहा है ना, लेकिन इस बेंजीन के पास क्या है? पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड जो है वो कार्बन का थोड़ा सा प्लस चार्ज कम कर रहा है, क्योंकि वो ऐसे क्या कर रहा है? रेजोनेंस शो कर रहा है, यानी प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तो ऑलरेडी प्लस चार्ज, ये भी मिथाइल ग्रुप क्रिएट कर दें, वो इसके ऊपर प्लस चार्ज और बढ़ाएंगे, यानी इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे इसके ऊपर प्लस चार्ज बहुत ज्यादा रहेगा, तो न्यूक्लियोफाइल बेटर अटैक यहाँ पे करेगा इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू प्लस आई इफेक्ट। सभी को अच्छे समझे, ठीक है। इन द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली एज इट फॉर्म। मतलब कहने का है, इथेनॉल से यानी C2H5 एल्कोहल से हम बना रहे हैं C2, मतलब ये इथेनॉल, इसके क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? इन द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल कैसा होता है? C2H5OH। इथेनॉल कैसे होता है? CH3C डबल बॉन्ड OH, यही होता है, ठीक है। कह रहा है इथेनॉल जैसे ही बनेगा, यानी CH3C डबल बॉन्ड O जैसे ही बनेगा, ये तुरंत रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाता है भाई, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस है, ये तुरंत वॉलेटाइल हो जाएगा, तुरंत ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करके एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन कर देता है। इसलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं कैसे। देखो ये डिस्टिलेशन है, पहले ऑक्सीडेशन प्रेजेंस में रिएक्ट करके इसने क्या बना? एसिटल्डिहाइड। फिर एसिटल्डिहाइड ऑक्सीडेशन प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या बना रहा है? एसिटिक एसिड, ठीक है। इथेनॉल इज मोर वोलेटाइल देन डिजायर्ड प्रोडक्ट इथेनोइक एसिड। बाय कंटिन्यूअसली डिस्टिलिंग द रिएक्शन मिक्सचर यू कैन रिमूव द लोअर मेल्टिंग पॉइंट एज इट फॉर्म, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। Mn+2 इज मोर स्टेबल देन Fe2+, जाहिर सी बात है यार। Mn+2 25 कैसे लिखेंगे? 4s2 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? हाफ फील्ड स्टेबल हो रहा है कि नहीं? 1 2 3 4 5, हाफ फील्ड स्टेबल, फुल्ली फील्ड स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल आयंस। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? Fe2+, इसको कैसे लिखेंगे? 4s2 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी कैसे? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 और 6, सिर्फ 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नीज से बहुत कम, इसलिए, ठीक है। अब क्या रहा है? ट्राईवैलेंट लैंथेनाइड आयंस, यानी La3+ है और Lu3+, ये कलर शो नहीं करते। क्यों नहीं शो करते? क्योंकि लैंथेनम सबसे पहली सीरीज है, ल्यूटेशियम आखिरी सीरीज है। ल्यूटेशियम के पास होता है 4f14, यानी f में सारे ऑर्बिटल्स फिल हैं, यानी फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और लैंथेनम की बात करें तो 4f0, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब भी कलर शो नहीं करेगा। तो इसीलिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना जरूरी, तो इसीलिए दोनों कलर शो नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अब किसकी बात करेंगे? सेक्शन सी की बात करेंगे। देखो मैं जानता हूं ये वीडियो सेक्शन ए और बी में ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो अब हम लोग दूसरी वीडियो में बात करेंगे सेक्शन सी की और डी की। इज दैट क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक सेक्शन सी और डी के साथ। देखना नहीं भूलना, मैं उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, एक साथ देखना, क्योंकि आप लोग की प्रैक्टिस होती जाएगी। पेपर लगाने बैठे तो फोकस होकर लगाना, क्लियर? इधर उधर ध्यान मत भटकाओ, क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।